सिर्फ लैब में पहने जाने वाले कोट और बीकर तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे चारों ओर हर पल हो रही है। हम इसे हर दिन देखते हैं, है ना? जैसे किसी पुरानी गाड़ी पर जंग लगना, वो और कुछ नहीं बल्कि लोहे का धीमा धीमा ऑक्सीडेशन ही तो है। बिल्कुल। और केमिस्ट्री का सार ही है चीजों का बदलना, एक रूप से दूसरे रूप में। हाँ। और ये बदलाव अक्सर एक खास तरह की रिएक्शन के जरिए होता है, जिसे समझना मतलब हमारे आसपास की दुनिया के इंजन को समझना है। और आज हम एक ऐसे ही बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। हाँ। हमारे पास केमिस्ट्री की एक किताब के कुछ हिस्से हैं जो इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो हमारा मिशन क्या है? ये समझना कि रेडॉक्स का मतलब क्या है, ये आइडिया समय के साथ कैसे बदला और ये केमिस्ट्री का इतना जरूरी हिस्सा क्यों है। हाँ, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। क्योंकि स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है, जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां हमेशा रिडक्शन भी होता है। हमेशा। हाँ, ये जुड़ाव ही इस विषय का सार है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत में ऑक्सीडेशन का मतलब बहुत बहुत सीधा था। किसी भी तत्व या कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ जाना। बस जैसे जब मैग्नीशियम की तार हवा में जलती है तो वो ऑक्सीजन से मिल जाती है, 2Mg + O2 और 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। बिल्कुल, यही क्लासिक ऑक्सीडेशन था। ये सबसे आसान परिभाषा थी क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे आसपास हर जगह है। सही। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने देखा कि अरे, ये कहानी सिर्फ ऑक्सीजन तक नहीं है। उन्होंने पाया कि क्लोरीन या सल्फर जैसे तत्व भी वो भी ऑक्सीजन जैसा ही काम करते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी दूसरे तत्वों से जुड़कर उन्हें बदल देते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है, Mg+Cl2 कहते हैं। सही। और इसी लॉजिक पर रिडक्शन को इसका ठीक उल्टा बताया गया। मतलब किसी चीज से ऑक्सीजन का हट जाना। हाँ, या किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का हटना। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड 2HgO को जब गर्म करते हैं तो उससे ऑक्सीजन निकल जाती है। हाँ, और वो मर्क्यूरी यानी 2Hg में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का हटना तो समझ आता है, लेकिन स्रोत में ये भी लिखा है कि हाइड्रोजन का जुड़ना भी रिडक्शन है। इन दोनों बातों में मतलब क्या समानता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। हाँ, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना एक ही परिभाषा में क्यों? और यही चीज उस क्लासिकल परिभाषा की, आप कह सकते हैं, एक कमी को दिखाती है। उस समय के वैज्ञानिकों ने ये देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ठीक उल्टा व्यवहार करता है। जहां ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, वहीं हाइड्रोजन अक्सर अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। एकदम सही। तो उन्होंने सोचा कि अगर ऑक्सीजन जैसे तत्व का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, तो हाइड्रोजन जैसे तत्व का जुड़ना उसका उल्टा यानी रिडक्शन होना चाहिए। ओह, तो ये एक तरह का एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल। एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाले के जुड़ने का उल्टा है इलेक्ट्रॉन देने वाले का जुड़ना। समझ गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये परिभाषाएं थोड़ी उलझी हुई हैं और हर जगह फिट नहीं बैठती। हाँ, ये तो है। और यहीं से वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि असली कहानी सतह के नीचे चल रही है, इलेक्ट्रॉनों के लेवल पर। हाँ, इलेक्ट्रॉनों के स्तर पर। और इसीलिए रेडॉक्स शब्द बनाया गया, जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर बना है, ये दिखाने के लिए कि ये दोनों चीजें हमेशा साथ साथ होती हैं। और यहाँ से ये सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। तो नमक बनने की कहानी ऊपर से तो बहुत सीधी है। सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और सोडियम क्लोराइड बन गया, 2Na+Cl2 2NaCl, बात खत्म। लेकिन असल में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? हाँ, असली कहानी क्या है? पर्दे के पीछे एक बहुत ही फंडामेंटल लेन देन हो रहा है। हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- आयनों से बना है। तो ये बना कैसे? हर सोडियम परमाणु यानी Na एक इलेक्ट्रॉन खोता है और सोडियम आयन Na+ बन जाता है। ओके। और क्लोरीन का जो अणु है Cl2, वो उस इलेक्ट्रॉन को हासिल करके क्लोराइड आयन Cl- बन जाता है। तो एक ने दिया, दूसरे ने ले लिया। कितना साफ है। और यही आधुनिक परिभाषा का सार है। जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। हाँ, और जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसे रिडक्शन कहते हैं। तो हमारे नमक वाले उदाहरण में सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। ये परिभाषा ज्यादा मौलिक है और ज्यादा साफ है।
ठीक है, तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो दूसरे को रिड्यूस करता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। एक मिनट, ये तो उल्टा लग रहा है। मतलब क्या वैज्ञानिकों ने जानबूझकर इसे इतना कंफ्यूजिंग बनाया है? ये नामकरण बहुत आसान नहीं लगता। ये पहली बार में लगभग हर किसी को कंफ्यूज करता है। हाँ, लेकिन अगर आप इसे एक इलेक्ट्रॉन चोर के नजरिए से देखें तो ये साफ हो जाता है। अच्छा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तरह का इलेक्ट्रॉन चोर है। हम्म। वो दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन चुराकर उसे ऑक्सीडाइज कर देता है, और इस चोरी की प्रक्रिया में वो खुद इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन हासिल करना मतलब? रिडक्शन। बिल्कुल। अच्छा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक चोर है जो दूसरे को लूटता है, यानी ऑक्सीडाइज करता है, और खुद अमीर हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है। एकदम सही। और इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट एक दानी है जो अपना इलेक्ट्रॉन दान करके दूसरे को अमीर बनाता है, मतलब रिड्यूस करता है, और इस प्रक्रिया में खुद लुट जाता है, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है। वाह, ये एक जीरो सम गेम है। अगर कोई चोर है तो कोई लूट भी आया है। सही। हमारे नमक वाले उदाहरण में क्लोरीन एक मजबूत इलेक्ट्रॉन चोर है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सोडियम एक उदार दानी है। हाँ, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तो एक प्रतियोगिता जैसा लगता है कि कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कौन पकड़ेगा। है ही। स्रोत में एक बहुत ही सुंदर प्रयोग का जिक्र है जहां जिंक की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबोया जाता है, और थोड़ी देर बाद पट्टी पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और जो नीला घोल है वो बेरंग होने लगता है। 2+। और जिंक कॉपर की तुलना में ज्यादा उदारदानी है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर आयनों को दे देता है, जो उन्हें लेकर कॉपर धातु बन जाते हैं और पट्टी पर जमा हो जाते हैं। और जिंक खुद आयन बनकर घोल में चला जाता है। ओह, तो इसका मतलब जिंक और कॉपर के बीच सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, बल्कि एक तरह की एक इलेक्ट्रॉनिक हायरार्की तय हो रही है। बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने, हायरार्की। जिंक इस हायरार्की में कॉपर से ऊपर है। ये तो धातुओं की एक सामाजिक व्यवस्था जैसी लगती है। बिल्कुल, और रसायन शास्त्री इस इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को माप भी सकते हैं। अच्छा, हाँ, इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। हर धातु का अपना एक स्कोर होता है। जिंक का स्कोर कॉपर से ज्यादा नेगेटिव है, जिसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज्यादा बेताब है। और यही स्कोर हमें बताता है कि कौन सी दो धातुओं को मिलाकर हम सबसे शक्तिशाली बैटरी बना सकते हैं। तो मतलब हर बैटरी इसी सिद्धांत पर काम करती है? असल में हर बैटरी एक नियंत्रित रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसे हमने एक डिब्बे में बंद कर दिया है। वाह। हम दो धातुओं के बीच की स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन छीनने की लड़ाई को अपनी मर्जी से शुरू और बंद करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे फोन के सर्किट से होकर गुजरते हैं तो हमें बिजली मिलती है। हाँ, ये प्रकृति की एक होड़ को अपनी टेक्नोलॉजी में बदलने जैसा है। ये एक शक्तिशाली विचार है। लेकिन मैं सोच रहा था पानी के बारे में क्या? H2O में वहां तो कोई किसी को इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से देता नहीं, वो तो साझा करते हैं। तो क्या वहां कोई ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहा? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल हमें रेडॉक्स की सबसे आधुनिक और सबसे शक्तिशाली परिभाषा की ओर ले जाता है। अच्छा, आपने सही कहा, जहां इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं वहां लॉस और गेन की बात करना मुश्किल है। इसीलिए केमिस्ट्री में एक और टूल बनाया गया, ऑक्सीडेशन नंबर। ये अकाउंटिंग जैसा लगता है, इलेक्ट्रॉनों का हिसाब किताब रखना। आप इसे बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। केमिस्ट्री में भी हमें अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है ताकि कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना हो जाए। ऑक्सीडेशन नंबर एक काल्पनिक चार्ज है जो हम किसी परमाणु को देते हैं, ये मानकर कि साझा किए गए इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु के पास चले गए हैं। तो ये एक मान्यता पर आधारित है, असल चार्ज नहीं है। सही कहा, लेकिन ये मान्यता हमें एक जैसा ढांचा देती है। इसके कुछ सरल नियम हैं। जैसे कोई भी तत्व अपनी मौलिक अवस्था में, जैसे O2 या Na, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है हमेशा। ये हमारा न्यूट्रल स्टार्टिंग पॉइंट है, और किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ हमेशा 0 होना चाहिए। तो पानी H2O में अगर हम नियम के अनुसार हाइड्रोजन को +1 माने तो 2 हाइड्रोजन मिलकर +2 हुए,
और मॉलिक्यूल को न्यूट्रल रखने के लिए ऑक्सीजन को -2 होना ही पड़ेगा। बिल्कुल ये तो पहली सुलझाने जैसा है ना। और इस सिस्टम के साथ हम रेडॉक्स को सार्वभौमिक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? ऑक्सीडेशन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ओके। और रिडक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। यह परिभाषा हर स्थिति में काम करती है, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हों या सिर्फ साझा हुए हों। यही रेडॉक्स को समझने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ठीक है, सिद्धांत तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन चलिए इसे काम करते हुए देखते हैं। हमारे आसपास ये भव्य इलेक्ट्रॉन नृत्य कहाँ हो रहा है? सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारी पृथ्वी का जीवन चक्र ही है। फोटोसिंथेसिस और श्वसन यानी रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्लूकोज यानी C6H12O6 में रिड्यूस करते हैं। हाँ, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से घटकर 0 हो जाता है। उन्होंने CO2 में इलेक्ट्रॉन जोड़े और ऊर्जा को शुगर के रूप में स्टोर कर लिया। और जब हम उस पौधे को खाते हैं या सांस लेते हैं तो हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। एकदम। श्वसन की प्रक्रिया में हमारी कोशिकाएं उस ग्लूकोज को वापस कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करती हैं। हम शुगर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उस प्रक्रिया में निकली ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर को चलाने के लिए करते हैं। वाह! यह पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा रिडॉक्स चक्र है। एक प्रक्रिया ऊर्जा को कैद करती है, दूसरी उसे छोड़ती है। तो जंग लगना भी सिर्फ लोहे का खराब होना नहीं है, ये एक अनचाही बैटरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जंग लगना एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है। लोहे की सतह पर मौजूद पानी की एक बूंद एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करती है। सतह पर मौजूद अशुद्धियां या तनाव वाले क्षेत्र एनोड बन जाते हैं, जहां लोहा ऑक्सीडाइज होकर Fe2+ आयन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। और ये इलेक्ट्रॉन धातु से होकर कैथोड तक जाते हैं, जहां वे ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- बनाते हैं। फिर ये Fe2+ और OH- आयन मिलकर जंग यानी आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक धीमी गति से खुद को नष्ट करने वाली बैटरी है। बिल्कुल अविश्वसनीय। और ब्लीच के बारे में क्या? वो दाग कैसे हटाता है? क्या वो भी एक इलेक्ट्रॉन चोर है? वो सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉन चोरों में से एक है। अच्छा। दाग हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें क्रोमोफोर नाम के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रकाश को सोखते हैं। ब्लीच जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब आप इसे दाग पर डालते हैं तो ये उन क्रोमोफोर मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और उनकी रासायनिक संरचना को तोड़ देता है। हाँ, तो ये दाग को साफ नहीं करता, ये उसे आणविक स्तर पर नष्ट कर देता है ताकि वो हमें दिखाई ना दे। एकदम। यही सिद्धांत कीटाणुनाशकों पर भी लागू होता है। क्लोरीन पानी में बैक्टीरिया को इसलिए मारता है क्योंकि वो उनकी कोशिका भित्ति और एंजाइम को ऑक्सीडाइज करके नष्ट कर देता है। ये आणविक स्तर पर एक युद्ध है। हाँ, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों के लेन देन पर आधारित है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि कैसे रिडॉक्स की धारणा ऑक्सीजन के जुड़ने के एक सरल विचार से शुरू हुई और अंत में इलेक्ट्रॉन के लेन देन के एक मौलिक सिद्धांत तक पहुंची, जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर के जरिए ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ केमिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये एक लेंस है जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे वैज्ञानिक अवधारणाएं समय के साथ ज्यादा सटीक और ज्यादा व्यापक होती जाती हैं। हम एक सरल अवलोकन से शुरू करते हैं और एक ऐसे सिद्धांत पर पहुंचते हैं जो अनगिनत घटनाओं की व्याख्या कर सकता है। रिडॉक्स सिर्फ एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये ऊर्जा, जीवन और प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने वाला एक मुख्य सिद्धांत है। बिल्कुल। हमारे शरीर में भोजन से ऊर्जा निकालना, पौधों का फोटोसिंथेसिस, बैटरियों का काम करना, धातुओं में जंग लगना, ये सब रिडॉक्स ही है। ये एक अदृश्य नृत्य है जो हर जगह हर पल हो रहा है। बिल्कुल। स्रोत में नियम बहुत खूबसूरती से बताए गए हैं, लेकिन इस पर विचार करें। इलेक्ट्रॉनों का ये निरंतर आदान प्रदान ही हमारी दुनिया का इंजन है। हाँ। जिस भोजन को हम ऊर्जा के लिए मेटाबोलाइज करते हैं, जो कि ग्लूकोज का एक धीमा नियंत्रित ऑक्सीडेशन है, से लेकर हमारे उपकरणों को चलाने वाली बिजली तक, जो बैटरियों में रिडॉक्स प्रतिक्रियाओं से आती है।
सब कुछ एक भव्य निरंतर चलने वाली रेडॉक्स प्रतिक्रिया है। हाँ। यह हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। हाँ। हम जानते हैं कि जीवन का आधार कार्बनिक रसायन है जो कार्बन के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन जीवन की ऊर्जा का आधार रेडॉक्स है। तो इस पर सोचें, क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद हो सकता है जो रेडॉक्स के सिद्धांत पर आधारित न हो? अच्छा सवाल है। क्या ऊर्जा का लेन देन इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के बिना किसी और मौलिक तरीके से संभव है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन नित्य इतना सार्वभौमिक है कि यह जीवन की एक अनिवार्य शर्त है, चाहे वो कहीं भी हो?